सफलता तुमसे निरंतरता, लगन, मेहनत और समर्पण मांगता है। यानी किसी चीज में सफलता अगर लेना है तो उसके लिए आपको निरंतरता यानी हमेशा उसके प्रति प्रयास करते रहना, अब लगन होना यानी किसी चीज को पाने की जुनून होना कि हम उसको पा लेंगे, उसके लिए हर सतत प्रयास करना और जोरदार मेहनत करना। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम देख चुके हैं इससे पहले एक एक करके पार्ट वाइज, लेकिन आज हम भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 395, जो कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, तो 448 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी जो मूल अनुच्छेद था हमारे भारतीय संविधान में 389, इन अनुच्छेदों में क्या किया गया कि पार्ट वाइज करके बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, तो उसी को अगर खंडित करिएगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 19 में ही 5 गो अनुच्छेद है। ठीक है, साथ में आप 31 पढ़िएगा तो 31 में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 15 में 4 अनुच्छेद है, पार्ट वाइज 15 के 1 15 के 2, तो वही हमारा हो जाता है 448। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अनुच्छेद आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो हमारा है यहाँ भाग 1 से लेकर और भाग 4 तक ले है। ठीक है, और उसके बाद हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और उसके बाद पूरा जितने अनुच्छेद है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम है। ठीक है, बिहार दरोगा का मेंस है, तो उसको अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो अनुच्छेद पर कमांड नहीं होता है, तो अनुच्छेद पर कमांड करने के लिए एक अनुच्छेद का भी वीडियो होना चाहिए। तो इसलिए हम सोचे कि एक जगह अनुच्छेद हो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारे भारतीय संविधान जो बना है उसमें जो है क्या किया गया कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी बुक, तो उसमें चैप्टर वाइज होता है कि ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, जैसे कि किसी में 12 चैप्टर है तो उसी तरह संविधान में 22 चैप्टर है। ठीक है, अगर कोई चैप्टर होता है तो उसमें पॉइंट वाइज करके दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ बनाते हैं तो चैप्टर 3 में देता है 3 के ए, 3 के बी, 3 के सी, तो वही जो होता है ना 3 के ए, 3 के बी, 3 के सी, उसमें जो होता है हमारे दोस्त, उसमें जो पॉइंटेड जो दिया गया ना उसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद। सबसे पहला हमारा भाग 1, तो भाग 1 जानते हैं आप 1 से 4 तक ले, अनुच्छेद 1 से 4 तक ले भाग 1 का वर्णन। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, देखिए फेडरल भी देता है तो आप याद रखिए यूनियन है भारत। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, यानी नए राज्यों का कहने का मतलब विदेश से कोई चीज राज्य को लाना। जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के जो हमारा बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, मान लीजिए कि हमारा भारत में लाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। जैसे कि आप पढ़े होंगे सिक्किम का, सिक्किम जो हमारा भारत में सह राज्य और पूर्ण राज्य बना था वो अनुच्छेद 2 के तहत ही बना था। ठीक है, तो ये हमारा वो नए राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के सीमा के अंदर किसी नए राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन, यानी भारत का जो राज्य है ना इसी में जो हमारा वर्तमान में 28 राज्य है, इसी राज्यों में से अगर चाहता है कोई कि हमको एक नया राज्य बनाना है, जैसे कि बिहार था तो बिहार से काटकर झारखंड बना, तो संसद क्या करेगी कि संसद विधि बना के, ठीक है, संसद विधि बना के वो क्या करेगी कि नए राज्यों के नामों में काट देगी, नाम बदल देगी। जैसे कि बिहार से अलग करके झारखंड एक नया नाम दिया गया। ठीक है, उसके सीमा यानी बिहार की सीमा ए है, झारखंड की सीमा ए है। ठीक है, जैसे कि अभी नाम बहुत सारे चेंज हो रहे हैं तो संसद करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना जो हमारा होगा वह 2, किसी भी भारतीय क्षेत्र के राज्यों को यानी नए राज्यों के नाम, सीमा और उसके स्थान में परिवर्तन क्या कहलाएगा? 3। ठीक है, अब आता है 4, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। ये अनुच्छेद 2 और 3 है। अनुच्छेद 2 और 3 हम लोग देख रहे हैं कि संसद विधि बना रहा है, तो वही 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 के लिए कोई भी संविधान में संशोधन नहीं होगा।
ठीक है, यानी यह संविधान संशोधन से बाहर रहेगा। संविधान संशोधन आप जानते हैं कि यानी संविधान में किसी प्रकार को संशोधन करना, जो कि 368 अनुच्छेद है, ठीक है। तो यही 4 कहता है कि ये बाहर रहेगा और इस पर संसद अपने साधारण बहुमत से, याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश किसी भी राज्यों की स्थापना जो होगा सीमा में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से होता है। राष्ट्रपति को पहले सूचना दे दिया जाता है, राज्य को सूचना दे दिया जाता है और संसद साधारण बहुमत से ये कार्य करती है, ठीक है। तो आप भाग 1 समझ लिए, 1 2 3 4। अब आते हैं भाग 2। तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 है हमारा नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 2 में हम लोग कितना बार पढ़ लिए, बहुत अच्छा से हम नागरिकता देखे थे, आप सभी को वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ठीक है, बहुत लोग देखे भी थे। तो ये हमारा नागरिकता है। तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 5 कह रहा है नागरिकता की परिभाषा, यानी जो हमारे देश में नागरिकता किस प्रकार दिया जा सकता है, इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद क्या है? विभाजन के समय पाक से भारत आए लोगों के संबंध में। देखिए हम नागरिकता के एक वीडियो दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे आपको एक जगह अनुच्छेद दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उतना डीपली नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए ऐसा ही पूछता है कि अनुच्छेद 6 में क्या है। तो विभाजन के समय पाक से भारत आए, यानी अगर विभाजन हो गया और लोगों का मन नहीं है कि हम यहाँ रहे, तो वो लोग क्या कि भारत में प्रवेश किए, ठीक है, यानी भारत में आना चाहते हैं। तो भारत में आप आ गए तो उसके लिए कंडीशन था, ठीक है। तो भारत में आए तो वहां से भारत में आए तो उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब ये चीज नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। 6 क्या कहता है? 5 देख लिए। 7 क्या कहता है? विभाजन के समय भारत से गए लोगों के, यानी विभाजन जब हो गया तो लोग चाहे, जैसे कि क्या हुआ कि विभाजन हुआ ना, तो रेड क्लिफ ने ऐसे ऐसे करके काट दिया, इंडिया का काट दिए। तो कुछ क्या हुआ कि कुछ हिंदू बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में चल गया, कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भारत में आ गया। तो लोग क्या किए कि कुछ लोग प्रवासन किए, यानी पाकिस्तान गए, ठीक है। तो वहाँ की माहौल उन लोग को अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो भारत आ गए, ठीक है। तो उनके लिए 6 है। और 7 में है कि भारत से पाकिस्तान गए हैं, यानी यहाँ से गए हैं और फिर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो हमारा कहता है 7। 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के लोगों जो विदेश में है उनके संबंध में संरक्षण, यानी भारत के विदेश जो लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ रहते हैं? यूनाइटेड अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में, सॉरी, तो वहां पे रहते हैं। तो वहां पे जो रहते हैं ना, उन लोगों के बारे में जो विदेश में लोगों के जो नागरिकता दी जाएगी वो अनुच्छेद 8 कहता है। और 9 क्या है? 9 कह रहे हैं नागरिकता का निलंबन, यानी नागरिकता का लोप, यानी 9 का मतलब कि नागरिकता का छीनना। जैसे कि इसमें 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि आप देशद्रोही हैं, दिवालिया है, मतलब किसी प्रकार के आप देशद्रोह कर रहे हैं, आप त्याग दिए, ठीक है, चाहे सरकार आपसे छीन ली, तो ये हमारा 9 है, ठीक है। 10 क्या है? 10 में नागरिकता का अधिकार, यानी जो नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं ना, ठीक है, नागरिकता के संबंध में जो विशेष प्रावधान है वो आपका 10 है, ठीक है। 11 में है नागरिकता कानून में संशोधन, यानी नागरिकता के संबंध में कानून में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। तो अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अब आता है हमारा भाग 3। तो देखिए भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम 4 वीडियो में देखे थे भाग 3, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने पार्ट वाइज समझाया है, ठीक है। तो ये हमारा है भाग 3। तो भाग 3 में सबसे पहले होती है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, जिसमें हमारा कि किस प्रकार का राज्य होगा। भारत में पहला राज्य मतलब क्या है, हमने बताया था ना कि जो सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रेलवे है, चाहे विद्युत क्षेत्र है, यह एक राज्य है, ठीक है, ये राज्य के बारे में बताता है। यानी राज्य में, देश में रहने वाले कोई भी किसी प्रकार का जो सेवाएं देते हैं ना, वो राज्य है, ठीक है। तो 12 में याद रखिएगा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा 2 जगह है, ठीक है, ये बात हम बोल चुके हैं, अनुच्छेद 12 और 36। अब आता अनुच्छेद 13।
तो अनुच्छेद 13 में कह रहा है कि अधिकार का अल्पीकरण और जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, इसके लिए अल्पीकरण के संबंध में संरक्षण। यानी अल्पीकरण के मतलब क्या है? अल्पीकरण का मतलब क्या है कि संसद अगर कानून बनाती है तो जो कानून बनाती है तो वह मौलिक अधिकार को देखते हुए कानून बनाएगी, या साथ में अगर कोई मौलिक अधिकार का कोई भी कानून उल्लंघन करता है, ठीक है, समझिए 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी कानून जो संविधान के लागू होने के पहले बना हो, चाहे संविधान के लागू होने के बाद बना हो, ये दोनों कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसका अल्पीकरण करेगा। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय उसका अल्पीकरण करेगा। कहने का मतलब उसको क्या करेगा? निरस्त भी कर सकता है, शून्य भी कर सकता है, नहीं तो कहेगा कि आप इसमें क्या करिए कि सुधार करिए, क्योंकि यह मूल अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, संसद को भी यह आदेश देगा। तो 13 समझ गया। अल्पीकरण का मतलब कि आप किसी का भी क्या कर सकते हैं? नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 14 है हमारा। अब देखिए इसके बाद 6 था हमारा, 7 मौलिक अधिकार थे हमारा, ठीक है, जिसमें संपत्ति के अधिकार हट गया तो 6 हो गए। तो 6 में पहला आता है समानता, समानता, ठीक है, समानता। तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। तो 14 से 18 में है विधि के समान संरक्षण एवं समता। यानी कोई भी विधि बन रहा है ना, तो उसके लिए सभी नागरिकों के लिए समान संरक्षण मिलेगा और समान समानता मिलेगा, यानी सबके लिए समान रहेगा। ठीक है, जिसमें 2 चीज देख रहे हैं, एक विधि के समक्ष समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष समता। तो विधि के समान संरक्षण अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, अब विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन। ठीक है, ये लिया गया है, लेकिन इसमें अपवाद है 2 आदमी, एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यपाल। इनको विधि के समक्ष समता से अलग रखा गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 361 के तहत हम देखेंगे। देखिए, अगर ये किसी प्रकार का दंड किसी प्रकार का कानूनी उल्लंघन करते हैं तो इनके प्रति जल्दी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इनके लिए 2 महीना का समय दिया जाता है कि वो अपने पद पे बने हैं, तो उसके त्याग पत्र के बाद ही आप उन पे किसी प्रकार का कार्रवाई करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है 14। अब 15 क्या है? 15 हम लोग पढ़े हैं कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के यानी 5 आधारों पर क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कहता है? 15। 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन के संबंध में संरक्षण। यानी लोक नियोजन यानी किसी प्रकार का कोई वैकेंसी है, किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी है, तो उसके लिए सबको यानी किसी प्रकार के नौकरी में सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। इसमें हमने पार्ट पढ़ा था 1, 2, 3, जिसमें हम 16 के 5 में SC ST वाला पढ़े थे ना, कि जो ये हमारा जो 10% आरक्षण है उसको जोड़ा गया था। ठीक है, और 16 के D में हम लोग क्या पढ़े थे? महिलाओं के लिए संबंध में आरक्षण था। ठीक है, अब आता है 17 में है अस्पृश्यता का अंत एवं अछूत परंपरा। यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। आप एक नियम पढ़ेंगे 1955 में, अस्पृश्यता का अंत 17 में। 18 क्या कह रहा है? 18 उपाधियों का अंत। 18 मतलब किसी प्रकार का आप उपाधि ले रहे हैं तो उसका अंत कर दिया गया। हम समझाए थे पहले, जैसे सर की उपाधि किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, उसके बाद में महात्मा गांधी का कैसर हिंद, ऐसे आप उपाधि नहीं ले सकते। सिर्फ हमारा राष्ट्रीय उपाधि को छोड़कर, चाहे डॉक्टर कोई हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, उन लगी अपवाद लोग हैं, ये लोग उपाधि लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेजर जनरल हैं तो आप लगा सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये जनरल बिपिन रावत थे, उनकी देहांत हो गई, तो वो लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे भारत रत्न भी इससे बाहर रखा गया है। उपाधियों का 18। अब आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 19 से 22, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता 19 से 22। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, साथ में सूचना का अधिकार। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूचना का
अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तब याद रखिएगा, सूचना का अधिकार हमारा आता है अनुच्छेद 19 में। एक और आता है निजता का अधिकार। तो आदमी सस्पिशन हो जाता है, क्या रे, सूचना का अधिकार, निजता का अधिकार, ये दोनों अलग अलग है। तो सूचना का मतलब सूचना कौन देगा? आप दिमाग लगाइए, मीडिया देगा। तो सूचना किस में आ जाएगा? 19 में। इसके साथ साथ इंटरनेट वाला जो आप पढ़े होंगे, इंटरनेट भी 19 में ही आता है, ठीक है। उसका थोड़ा सा जिक्र 21 में भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया, झंडा फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार का है। तो पहले बोलना, ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1। 2 में शांतिपूर्ण एवं शस्त्र समान, यानी कहीं भी आप यानी किसी स्थान पर शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र, यानी किसी प्रकार का शस्त्र न लेकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता 2 कहता है, ठीक है। 19 के सी कहता है संघ एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं एकत्रित हो गए, आपका मन कर रहा है कि हम संघ बनाएं, तो आप बनाइए 19 के सी के तहत, ठीक है। 19 के डी भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो आप 19 के डी के तहत जा सकते हैं। 19 के ई भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हैं कि हमको यहाँ रहने का मन है, तब रहिए, ठीक है। 19 के एफ में 19 के ई हम लोग देखते हैं किसी भी क्षेत्र में एफ संपत्ति का अधिकार। एक संपत्ति का अधिकार जो है निरस्त कर दिया गया। इसको और अनुच्छेद 31 को क्या किया गया, कहाँ ले गया, 300 क में रखा गया, ठीक है। वो विधिक अधिकार कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 19 एफ और 31 से हटाकर 300 क में लेके चला गया। कहाँ चला गया? 300 के 1 में। तो याद रखिएगा, एफ हो गया। जी हमारा है दोस्त कारोबार एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हैं कि हम कारोबार करें, व्यापार करें, तो आप करिए। तो देखिए, इसको याद कैसे रखिएगा, हमने समझाया भी था। सबसे पहले अनुच्छेद 19 के 1 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अगर आप कहीं बोल रहे हैं तो बोलने की स्वतंत्रता। तो अगर लोग आपसे प्रभावित हो जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करिएगा, चाहिएगा कि हम अपने, अगर किसी प्रकार का हमको फेमस होना है, कि किसी भी क्षेत्र में लोगों का जो होता है, तो वो अपना व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप किसी प्रकार का, जैसे कि आप पहले देखते होंगे क्या, कोई आंदोलन होता था, जैसे कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें आप देख रहे हैं कि क्या होता है, जैसे अभी कोई भी चल रहा है आंदोलन, तो पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर आप बोलिए, तो फिर सभा करने की, बोलने की स्वतंत्रता, और बोलिए तो किसी को आप करिए कि बिना हथियार शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर आप एकत्रित हो गए, तो आप चाह रहे हैं कि हम लोग एक साथ है, तो क्यों ना एक जगह बैठ जाए, तो बैठ जाए। तो सभा करने की स्वतंत्रता, यानी हम बैठ के सभा करें, तो 3। डी में अगर सभा हो गई, मान लीजिए कि हम इस क्षेत्र में सभा कर लिए, फिर हमको कहीं जाना है, मतलब हम चाह रहे हैं कि इस राज्य से दूसरे राज्य में जाए, तो अनुच्छेद डी के तहत, ठीक है। यानी पहले बोले, फिर निशस्त्र एकत्रित हुए, ठीक है। उसके बाद सभा बुलाए, सभा बुलाने के बाद हम दूसरे राज्य में गए, ठीक है, यानी कहीं जाने की स्वतंत्रता। फिर राज्य में गए, तो मेरा मन किया कि मैं बस जाऊं, तो अनुच्छेद ई में 19 के ई में बस गए। फिर बसने के बाद क्या हुआ कि हम वहाँ रहने लगे, तो मेरे पास कुछ पैसा हो गया, तो पैसा हो गया, तो आप चाहिएगा कि हम क्या करें, व्यापार करें। तो पैसा तो हटा दिया गया, 19 के हटा दिया गया, लेकिन पैसा है तो वो अलग कर दिया गया, लेकिन पैसा आपके पास है। अब फिर जी कह रहा है कि क्या करें, कि आप व्यापार करिए चाहे कारोबार करिए, ठीक है, याद हो गया। अब 20 है हमारा अपराधों के दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, यानी किसी प्रकार का अगर अपराध कर रहे हैं आप, तो आपके लिए 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया। पहला कि एक अपराध के लिए 1 दंड मिलेगा, दूसरा का जो उस समय कानून है उसी के तहत आपको दंड मिलेगा। ये नहीं कि अभी हम कुछ उसमें संशोधन करके नए कानून बना दिए तो उसके तहत दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगला है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार का है। तो दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध कर रहे हैं तो दोष हम साबित हो गए, तो उसके लिए 3 हमारा क्या 3 प्रावधान है। उसके बाद 21, 20 के बाद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो यानी अपराध किए हैं तो आप चाहिए कि मेरा प्राण बचे, ठीक है। तो ये में याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है।
यानी जिसको हम लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसमें आता है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, साथ में निजता का अधिकार। हम बताया था ना कि निजता का अधिकार हमेशा याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी, ये अनुच्छेद 21 है, ठीक है। साथ में हमारा है पर्यावरण, जैसे एनजीटी की स्थापना। पर्यावरण, अगर हम किसी प्रकार का जीने के लिए हमें अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, अच्छे जल की आवश्यकता होगी, तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के क, तो देखिए 21 के क क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो भी पेरेंट्स है, जो सरकार है, ये सब क्या मतलब सरकार का जो हमारा मौलिक अधिकार दे दिया गया कि लोगों का मौलिक अधिकार होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अगर निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल रहा है तो वह कानून, मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो, हमें नहीं मिला तो हम न्यायालय जाएंगे सीधे, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार में 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब आता है, देखिए 21 के बाद 22 छूट गया, तो 22 हम यहाँ लिखे हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध, यानी कुछ दशाएं हैं, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके लिए भी संरक्षण किया गया। क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि हिरासत में लेने का कारण आपको बताना पड़ेगा कि किस कारण आपको हिरासत में लिया गया, यानी गिरफ्तार किया गया। अगला है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा, ठीक है, यह 22 के 2 कह रहा है, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़कर। 3 है कि अपने मनपसंद के वकील से, आपको अगर मनपसंद के कोई वकील है तो उससे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो 22, तो देखिए हम समझाए भी थे कि 20 और 22 में सस्पेंशन होता है, तो 20 कैसे याद रखिएगा, सबसे पहले हम तो अपराध करेंगे तभी ना गिरफ्तार होंगे, तो 20 में अपराध, 22 में गिरफ्तार। अब आता है 23, तो देखिए 23 ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ। अब हमारा क्या है, शोषण अधिकार, जो हमारा 23 से 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24 है, ठीक है। मानव तस्करी एवं बलात्कार संबंध में संरक्षण, यानी आप पढ़े होंगे कि बंधुआ मजदूर, ठीक है, तो बंधुआ मजदूर आप समझे होंगे कि वही मानव तस्करी होता था, ठीक है, बंधुआ मजदूर, जिसके आप दास प्रथा पढ़े होंगे अमेरिका में, वो भी बंधुआ इसी में आता है। बलात्कार, ठीक है, ये हमारा 23 में। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों के काम खानों में करने पर आप प्रतिबंध, क्या में 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं तो उसका आप किसी प्रकार के जोखिम भरे खानों में काम नहीं दे सकते, ठीक है। तो 24, तो शोषण के विरुद्ध देख लीजिए। अब आता है हमारे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये आता है दोस्तों जो हमारे 25 से 28, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछला बार पूछा गया था संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, मेंस में पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, तो लिख लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। तो 25 में बोला है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई धर्म माने तो मानिए, वो आपका है, ये संविधान कह रहा है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। 26 क्या है, धार्मिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता। अगर आप धर्म मान रहे तो चाहिए ना कि हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करें, जैसे कि हिंदू में होता है अष्टजाम, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो ये होता है हमारा धार्मिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान, ये हमारा 26। 27 है कि किसी भी धार्मिक संस्थानों में कर नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी धार्मिक संस्थान है तो आप उससे कर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कर नहीं ले सकते हैं। अगला है हमारा 27 में कर। 28 में भारत के स्कूल, मतलब भारत के किसी भी स्कूलों में, यानी किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आप पहले गुरुकुल पढ़ते होंगे, गुरुकुल सुने होंगे, मदरसा सुने होंगे, ये इसके अंतर्गत अपवाद में है। मदरसा ही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ धर्म के प्रति ही शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तो अपवाद है। लेकिन और कह रहा है कि किसी भी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप लिख लिए 25 में धर्म, 26 में हमको अनुष्ठान, 27 में कर, 28 में हमारा किसी उसको आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अब आता है 29 से 30, मोस्ट इंपोर्टेंट, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में के संबंध में संरक्षण, मतलब संस्कृति कहने, संस्कृति का मतलब अगर कोई कल्चर है, किसी प्रकार का कल्चर, अगर अल्पसंख्यक वर्ग भारत में 6 है, ठीक है, आप जानते हो अल्पसंख्यक, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जैन है, ईसाई है, ठीक है,
और बौद्ध है, ठीक है। तो ये हमारा 6 होते हैं अल्पसंख्यक। ये कहता है 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में संरक्षण, यानी उसके जो हित होंगे ना तो उसके लिए सरकार चाहे कहेगी कि अल्पसंख्यक वर्गों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। 30 कहता है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के लिए सरकार पैसा देगी, यानी पहले तो उसको संरक्षित करेगी, ठीक है। 30 कह रहा है कि उसके शिक्षा संस्थान को, यानी उसको शिक्षा देने के लिए सरकार खुद पैसा देगी, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग को। अगला है हमारे दोस्तों 31 हमने देख लिया संपत्ति का अधिकार जो कि हट गया है, ठीक है। 1976 दौर अब चला गया कहाँ पे 300 कम। अब 32 मोस्ट इंपोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। क्या है हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्योंकि इसी के तहत हम किसी प्रकार के मेरा हनन होता है मौलिक अधिकार का तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें 5 प्रकार का दिया है, क्या दिए, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ठीक है। इसमें 32 में। 33 में क्या है कि पुलिस, मीडिया, गुप्तचर चाहे राजदूत, अगर कोई पुलिस है, मीडिया है, गुप्तचर है, राजदूत है तो उसके संबंध में संसद उनके जो अधिकार होंगे उसके प्रति कानून बना के सीमित करेगी, ठीक है। अगर कोई पुलिस है तो उसका अगर किसी प्रकार का हनन कर रहा है तो संसद क्या करेगी, कानून बना के उसके अधिकार को कम करेगी, ठीक है। तो ये 33 कहता है। 34 याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। 34 में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ का मतलब हमने बताया था कि जैसे कि हम लोग को नागरिकों का जो मिलता है उसको सिविल लॉ कहते हैं, जो चुनाव में लगता है उसको हम लोग आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। वही है हमारा मार्शल लॉ जो सैनिकों के लिए होता है, ठीक है। तो मार्शल लॉ में है कि अगर कहीं क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो गया है तो अगर मार्शल लॉ के कारण किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो संसद कानून बनाएगी और उस नागरिक के अधिकार की पूर्ति करेगी, ठीक है। यानी मार्शल लॉ से संबंधित जो प्रावधान है वह 34 है, ठीक है। 35 याद रखिएगा कि कुछ बातों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, जो हम यहाँ पे 33-34 पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं के लिए संबंध में आप देखिएगा 33-34, चाहे आप 16 का 2 पढ़े होंगे, 16 का 2 बताई थी, वो 33-34 के संबंध में जो कानून बनाता है ना संसद, वह 35 में दिया गया है कि किस प्रकार आप कानून बनाइएगा। आशा करते हुए इधर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। इसके लिए तो हम डीपली नॉलेज दे ही रहे हैं, साथ में हम सोचिए कि अनुच्छेद एक जगह होना चाहिए। अब आता है भाग 4। तो भाग 4 में याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम लोग जानते हैं डीपीएसपी, जिसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है, ठीक है। 36 से 51 तक भाग 4 में। तो 36 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा, यानी राज्य यानी डीपीएसपी क्या है, राज्यों के लिए प्रावधान दिया गया है, यानी इसके लिए राज्य चाहेगी तो वो कानून बनाएगी, राज्य के प्रति डिपेंड करता है कि वह क्या करती है, ठीक है। तो यह हमारा भाग 4 में है, इसके लिए न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, ये हम पढ़े हैं। तो यही 36 में राज्य डीपीएसपी के संबंध में राज्य की परिभाषा, यहाँ हम लोग 12 पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा। 37 हमारा कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय में आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। 38 हमारा कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है डीपीएसपी का। ये हम पढ़ाए थे आपको कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, साथ में सामाजिक जो हमारा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय स्थापित करना, ये हमारा 38 में है। 39 में हमारा कि समान सभी नागरिकों को जीविका का समान संरक्षण उपलब्ध कराना, 39 में 4 है। पहला है हमारा कि सभी नागरिकों को जीविका का समान संरक्षण उपलब्ध कराना, 39 का है कि समान न्याय एवं विधिक सहायता, सभी को समान न्याय एवं विधिक सहायता मिले, 39 का क। ख है सार्वजनिक धन का स्वामित्व,
यानी आप किसी प्रकार का सार्वजनिक धन है तो उसके स्वामित्व से जो बंद है वो 39 के ख, यानी सार्वजनिक धन के संबंध में स्वामित्व 39 ख। ग में हमारा धन का समान वितरण ताकि सार्वजनिक हित हो सके, यानी धन का ऐसे वितरण करना जिससे लोगों का कल्याण हो सके, यह 39 का ग कहता है। 39 का घ सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, याद रखिएगा 39 के घ सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। 40 सबसे इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन पर ग्राम पंचायत की स्थापना, यानी स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत होता है, ठीक है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा, क्या बताया था, दमन, यानी द से दशाओं, म से मनोचित और न से हमारा क्या होना चाहिए, न्याय, ठीक है। यानी ये हम देखे थे यानी दशा, म से मनोचित और न से जो हमारा हो क्या हो, जो हमारा क्या होती है, निर्वाह, यानी निर्वाह मजदूरी, सॉरी दोस्तों, निर्वाह होता है, ठीक है। तो देखिए 41 का है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार, जैसे कि इसमें दशाओं का मतलब हम बताते हैं कि जो बीमार हो, बुढ़ा हो, बेरोजगार हो, ये लोग के लिए जो होता है, ये हमारा जो होता है, जैसे कि बीमार, बूढ़ा, विकलांग, वो 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य। अब 41 में हमने बताया था कि पहले काम दे दीजिए किसी को, काम देने के बाद लोगों के अनुरूप काम दीजिए। 42 में क्या करना है, काम न्याय, संगत एवं मनोचित होना चाहिए, यानी उसके अनुसार होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मनोचित मतलब मन के उचित, ठीक है, यानी मनोचित होना चाहिए। अब 43 का है, कामगारों का निर्वाह मजदूरी, ठीक है, यानी अगर आप पहले तो काम दीजिए 41 में, 42 में उसको मनोचित दशा दीजिए, 43 में निर्वाह मजदूरी दीजिए, ठीक है। उसके मतलब कहने का मतलब ऐसे मजदूरी दीजिए ताकि वो अपना क्या, अपना जो उसकी निर्वाह है, जैसे कि उसका जो पर्सनल है वो अपने आप को पूर्ति कर सके, तो यह राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो 41, 42, 43, इसी में 43 में याद रखिएगा दोस्त, कुटीर उद्योग, जो हम लोग महात्मा गांधी के जैसे पढ़े होंगे, तो कुटीर उद्योग खुद चरखा चलाते थे, कहते थे कि कुटीर उद्योग बने, यानी छोटे छोटे उद्योग बने, जैसे कि हमारे देश में अभी एमएसएमई मंत्री है, यानी लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मंत्रालय, ठीक है, तो वो हमारा इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसमें, 43 में, ठीक है, कुटीर उद्योग भी 43 में। 43 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों, 43 के क, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा, इसमें है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी कोई भी उद्योग है तो वहां पे कामगारों के काम करने के लिए भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है, यानी भागीदारी किस प्रकार होना चाहिए, किसकी कहाँ होनी चाहिए, ये एक 43 के क में है। 44 में बताया था ना, 44 में 12 बराबर है, यानी 4 यानी दोनों बराबर है, तो समान सिविल संहिता किसमें है हमारा, 44 में, समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना, ठीक है, यानी बताया था ना कि समान प्रकार के सभी सुविधा सबको होना, ये 44 कहता है। लेकिन आप जानते होंगे कि एकमात्र राज्य गोवा है, वहां पे समान सिविल संहिता है। और एक और अभी महत्वपूर्ण करेंट है मार्च का, कि 44 के तहत ही उत्तराखंड राज्य ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाया, जिसके तहत उसने कहा कि हमारे उच्च स्तरीय समिति राज्य में समान सिविल संहिता का गठन करेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे कौन सा, 44 के बारे में। अब आता है दोस्त 45 में आप देखिएगा कि 1 से 6 यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 6 होता है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण एवं उसके लिए अच्छे आहार के उपलब्ध कराना, ठीक है। यानी जो पहले इसमें क्या था 45 में 6 से 14 वर्ष, लेकिन इसको भी क्या किया गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान यहाँ से 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको उठाकर कहाँ ले गया, मौलिक अधिकार में कहाँ रखा गया, 21 के क में, और इसमें कहा गया कि इसको खाली कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसमें रखा गया 0 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा, पोषण के लिए संबंध में संरक्षण 86वां द्वारा किया गया, ठीक है, याद रखिएगा।
रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आता है दोस्तों 46, अनुच्छेद 46। तो इसमें SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दुर्बल वर्गों के हितों में संरक्षण। मतलब जो हमारे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और दुर्बल वर्ग है, उनके हितों में संरक्षण के लिए प्रावधान 46 में किया गया है। यानी इन लोगों के लिए शिक्षा, आर्थिक सहायता देना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, क्या कह रहा है 46। 47 है हमारा पोषाहार। ठीक है, जो हम लोग पोषाहार है ना, यानी अच्छे प्रकार की पोषण लेना लोगों के लिए राज्य का क्या होगा, मतलब राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों के लिए क्या करे, अच्छे पोषण की व्यवस्था करे। ठीक है, तो ये हमारा 47 कर रहा है। इसी में हमारा मध निषेध है, याद रखिएगा मध निषेध किस में है, इसी में है। देखिए एक हम यहाँ छोड़ दिए 42 में। 42 में याद रखिएगा प्रसूति भी है, प्रसूति यानी जो डिलीवरी होता है ना औरतों का, ये प्रसूति सहायता भी 42 में ही है। ठीक है, यानी 42 में मनोचित और 7 में प्रसूति। यहाँ मध निषेध 47 में, जैसे कि मध निषेध का मतलब कि गुटखा, जो गुटखा होता है, जो ड्रिंक होता है, ये सारा इसी में बंद है। मध निषेध जैसे कि बिहार सरकार ने जो बंद किया तो इसी के तहत बंद किया, उसका कर्तव्य है कि राज्य में ये सब ना हो। ठीक है, 48 है हमारा कृषि एवं पशुपालन एवं दुधारू पशुओं के संवर्धन, यानी इसके लिए कृषि पशुपालन में दुधारी पशुओं के संवर्धन। ठीक है, 48 में कह रहा है, यानी अगर कृषि के लिए, पशुपालन के लिए एवं कोई भी दुधारू पशु है, उसके लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि अच्छे प्रकार के कृषि होने के लिए नए नए हमारे क्या तकनीकी विकास, तकनीकी उपबन देना किसानों को। ठीक है, अच्छे बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये हमारा किसमें 48 में। 48 के क दोस्त याद रखिएगा, पर्यावरण एवं वन जीवों के संबंध में संरक्षण, यानी पर्यावरण और वन जीवों के लिए संरक्षण जो होगा वो हमारा होगा, क्या होगा 48 के क में। इसको भी जोड़ा गया 42वां के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, एक और बात जो आप वन जीव जानते होंगे कि वन जीव का संरक्षण क्या है, समवर्ती सूची में है, यानी केंद्र का भी काम होगा, राज्य का भी काम होगा, इसलिए राज्य में भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आता है दोस्त 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व के कोई भी स्मारक है, जैसे कि लाल किला। ठीक है, चाहे वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारा रेलवे है, रेलवे का कोई किसी प्रकार का स्थान है, अगर आप उसको बर्बाद करते तो ये आपका कर्तव्य, मतलब यदि राज्य का कर्तव्य होगा कि इसका संरक्षण करे। ठीक है, यानी राज्य में अगर किसी लाल किला है, कहाँ, दिल्ली में, बिहार में क्या है, गोलघर है, तो बिहार सरकार चाहे तो बिहार सरकार का कर्तव्य है कि गोलघर को बनाए रखे, जो हमारा था उसको और अच्छे से बनाए। ठीक है, तो ये हमारा 49 कहता है। ठीक है, 50 क्या कह रहा है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। जैसे 44 हमने समान पढ़ा, उसी तरह कार्यपालिका का न्यायपालिका। तो इसमें हमने याद किया था कि पृथकीकरण का मतलब 50-50 कर दीजिए, यानी सबसे बांट दीजिए, दोनों में आधा आधा बांट दीजिए, तो 50-50, यानी कार्यपालिका यहाँ हो गया, न्यायपालिका यहाँ हो गया, दोनों को अलग कर देना। अनुच्छेद 50 में 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। उनका कर्तव्य होगा कि विदेशी देशों से हमारा संबंध अच्छा रहे। ठीक है, ये हमारा 51 में है। उसके बाद 51 क में आप लोग मौलिक कर्तव्य 11 थे, जिसके बारे में हम पढ़ा था, जिसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्त आशा करते हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्त अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह हम पूरा अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है, सबका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।